हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 7 क्विट इंडिया मूवमेंट। आज हम जो क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ने वाले हैं, ये मूवमेंट हमारे फ्रीडम स्ट्रगल पाने का लास्ट मूवमेंट था। ओके, पिछले चैप्टर में हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब मूवमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, इजंट इट। आज हम पढ़ने जाएंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, तो आपके बुक में इवेंट्स लीडिंग टू क्विट इंडिया मूवमेंट है, जो पर आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे के जल्दी से हम सिलेबस में घुसेंगे। ओके, तो पहला है रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। ओके, ये एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके सेमेस्टर 1 एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज आएंगे ना आपके सेमेस्टर 1 में। सो एज यू ऑल नो, इट्स अ न्यू फॉर्मेट फॉर यू ऑल, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में कभी भी एमसीक्यूज नहीं आए हैं, बट इस साल आ रहा है। तो इसी की वजह से मैं ऑलरेडी ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स जितने भी सेमेस्टर 1 में आ रहे हैं, सब चैप्टर से एटलीस्ट 30 to 40 क्वेश्चंस, ओके, एटलीस्ट 30 to 40 एमसीक्यूज पर चैप्टर मैं बना के वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ओके, ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स, एंड फॉर द टाइम बिंग मैं ऑलरेडी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का भी एमसीक्यूज सारे के सारे बना के अपलोड कर चुकी हूँ। ओके, और इसमें हिस्ट्री का भी एमसीक्यू सीरीज में 1 by 1 चैप्टर्स ऐड होते ही जाएंगे। सो आई विल डेफिनेटली टेल यू टू गो एंड वॉच दोज वीडियोज टू, क्योंकि वो वीडियोज से आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा। फर्दर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, हमें कितना अच्छे से कितना डीपली पढ़ना चाहिए बुक को, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा वंस यू वॉच दोज वीडियोज। ओके, सो उसका लिंक भी मैं आपको कहीं ना कहीं पे दे ही दूंगी। ओके, यानी कि आइदर लास्ट में एंड स्क्रीन में आप देख पाएंगे या फिर मैं कार्ड्स में दे दूंगी। ओके, सो अब बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं चैप्टर की ओर। तो पहला है इवेंट्स लीडिंग टू द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो उसमें क्या है, फर्स्ट इवेंट है रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। ओके, तो कांग्रेस चाहते थे, ओके, इससे पहले ये जो टाइम था ये सितंबर 1939 मीन्स अराउंड वो टाइम था। ओके, तो आप जानते हैं कि सितंबर 1939 में बहुत ही बड़ा एक मेजर इवेंट हुआ था हिस्ट्री में, एंड दैट्स ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर, इजंट इट। 1939 के टाइम में क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इजंट इट। तो वर्ल्ड वॉर के चलते जापानीज आर्मी जो है वो इंडिया की तरफ बढ़ रहा था, इंडिया को अटैक करने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि इंडिया को रूल ब्रिटिशर्स करते हैं। तो इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था तब। तो इंडिया क्या है, इंडिया जापानीज के लिए इंडिया नहीं था, इट वॉज जस्ट अ ब्रिटिश कॉलोनी। ओके, एंड जापानीज पीपल वे अगेंस्ट, जापानीज आर्मी वॉज अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी। तो इसीलिए जो भी ब्रिटेन कॉलोनी होगा, ब्रिटिश कॉलोनी होगा, उन सबको वो डिफीट करना ही चाहेगा। इसी के वजह से जापानीज आर्मी इंडिया की तरफ बढ़ रहा था। सो द टेंशन वॉज एट पीक। ओके, तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियंस जो है लड़ाई करें इनके अगेंस्ट, बट इंडियन लीडर्स कांग्रेस बोले कि हम तो एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं है, देन हाउ कैन वी फाइट अगेंस्ट दैम, इजंट इट। हम तो एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं है, देन हाउ कैन वी फाइट अगेंस्ट दैम। सो दे डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, बट ये ब्रिटिश गवर्नमेंट एश्योर नहीं किया, जिसकी वजह से जितने भी कांग्रेस मेंबर्स थे, जितने भी जहाँ पर कांग्रेस का मिनिस्ट्री था, हर जगह से कांग्रेस मेंबर्स रिज़ाइन कर दिए। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू हुआ। तो ये रेजिग्नेशन का बहुत सारे इफेक्ट थे। पहले जो वाइसरॉय थे, लॉर्ड लिलिथगो, ही वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि बहुत सारे एरियाज कांग्रेस के अंडर था, तो कांग्रेस ये रिजाइन कर दिया। इट मीन्स दोज ऑल एरियाज केम अगेन अंडर द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। सेकेंड, कुछ मिनिस्ट्रीज लाइक पंजाब, बंगाल, सिंध, ये लोग रिजाइन नहीं किए थे टू विन द गवर्नमेंट्स गुडविल। ओके, और तीसरा ये था, मुस्लिम लीग बहुत खुश थे, बिकॉज एज पर देयर ओपिनियन they can never attain independence, or they can never expect justice
व्हेन कांग्रेस इज द लीडर। अंडरस्टूड। तो जिस दिन ये कांग्रेस मिनिस्टर्स रिसाइन किए उस दिन को मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस या फिर थैंक्स गिविंग डे के तौर पर मनाए। ओके, तो ये सब था व्हाट यू कैन से रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर्स के अंदर ये सब हुआ। देन पाकिस्तान, ओके, इधर ही पाकिस्तान अपना जो मुस्लिम लीग है वो लोग अपना डिमांड पेश किए कि वी वांट अ सेपरेट टेरिटरी फॉर आवरसेल्फ एंड दैट वुड बी नेम्ड एज पाकिस्तान। वाई पाकिस्तान? क्योंकि द नेम पाकिस्तान जो दिया गया वो इसलिए दिया गया, मीन्स जो एरियाज उनके टेरिटरी में आएगा वो उन सब एरियाज के नाम को लेकर ये पाकिस्तान दिया गया। पाकिस्तान मीन्स पंजाब, अफगान, देन कश्मीर, सिंध, बालूचिस्तान, ये पांचों जगह इनके अंडर में आता, मीन्स इनका टेरिटरी जो वो डिमांड करे थे उसके अंडर में आता एंड देयरफॉर दे नेम्ड इट एज पाकिस्तान। ओके, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बस एक ही है कि 2 स्टेट में डिवाइड हो जाए, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। ये था पहला रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। देन दूसरा है ऑगस्ट ऑफर। तो ऑगस्ट ऑफर में क्या हुआ, मई 1914 में जो प्राइम मिनिस्टर है वो विंस्टन चर्चिल बन गए। ओके, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल बन गए एंड एमरी वाज द देन सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, तो विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया कौन बना? एमरी बनी। सो ये जो मीन्स ये जो सिचुएशन वर्स होते जा रहा था यूरोप का और इधर से जापानीज आर्मी भी बढ़ रहे थे, तो इन सबको थोड़ा बैलेंस करने के लिए अगस्त 8 को लिनलिथगो जो है, लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने एक नया ऑफर पेश किया एंड दैट वाज ऑगस्ट ऑफर। ओके, सो ऑगस्ट ऑफर को हमारे कोई लीडर्स एक्सेप्ट नहीं किए, कांग्रेस उसे रिजेक्ट कर दिया बिकॉज in that as per that offer the minorities, especially the Muslim League, were assured that no constitutional scheme would be acceptable to the government unless and until it was agreed to by the minorities। यानी कि कोई भी एक तो मीन्स कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बना रहे हैं, अगर वो पर्टिकुलर स्कीम बस माइनॉरिटीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या एक वजह से वो स्कीम पास नहीं होगा, वो स्कीम लागू में नहीं आएगा, इस तरह का एक रिफॉर्म था, इस तरह का एक प्रोविजन था ये ऑगस्ट ऑफर में। सो द कांग्रेस डिडंट एक्सेप्ट इट। ओके, मीन्स ऑगस्ट ऑफर भी फेल हो गया। अब हम आते हैं द कॉजेस बिहाइंड द क्विट इंडिया मूवमेंट। पहला है द क्रिप्स मिशन 1942। सो लेट्स सी। With the Japanese army rapidly advancing towards India, it became necessary for the British to break the political deadlock in India. Churchill announced in March 1942 that Sir Stafford Cripps, a member of the war cabinet, would go to India for consultation with all the parties. The Cripps mission proposed the following constitutional reforms. Okay, तो इतना आप सुन लिए, अब देखते हैं क्या था। तो as I said, जो जापानीज थ्रेट था वो दिन भर दिन बढ़ते जा रहा था और यूरोप का कंडीशन वर्स होते जा रहा था। सो जो तब के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को कहा। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वो वॉर कैबिनेट के सेक्रेटरी थे। अंडरस्टूड? सो नॉट सेक्रेटरी, वेरी सॉरी, ही वॉज अ मेंबर ऑफ द वॉर कैबिनेट। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को कहा कि तुम इंडिया में जाके जो भी पॉलिटिकल डेडलॉक चल रहा है इंडिया में उसे ब्रेक करो और ऐसा कुछ मीन्स इसकी ये प्रॉब्लम के लिए कुछ सॉल्यूशन फाइंड करो। ओके, अंडरस्टूड। तो इसी के चलते सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है इंडिया में आए एंड ही प्रपोज्ड हिज क्रिप्स मिशन। ओके, तो उसको वो क्रिप्स मिशन नाम दिए एंड एज पर हिज क्रिप्स मिशन देखते हैं क्या क्या प्रोविजंस था। पहला, इंडिया वुड बी गिवन अ डोमिनियन स्टेटस व्हेन द वॉर वुड एंड। ओके, तो कहा गया जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तब इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, तभी फुल इंडिपेंडेंस नहीं, तभी डोमिनियन स्टेटस मीन्स इंडिया वुड स्टिल बी अंडर द ब्रिटिश। ओके, डोमिनियन स्टेटस का मतलब है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वेन डायग्राम के थ्रू अगर आपको समझाऊं, देन दिस इज द ब्रिटिश गवर्नमेंट और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर एक इंडियन गवर्नमेंट वर्क करेगा। तो ये इस तरह का, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर एक
इंडियन गवर्नमेंट वर्क करेगा। अंडरस्टूड। तो इस तरह का प्रोविजन वो रखे थे। सो ऑब्वियसली द कांग्रेस विल रिसेंट इट, इजंट इट? तभी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का बात नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट है अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी सेटअप। एक नया कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा जिसमें जो मेंबर्स होंगे दे वुड बी द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द sorry, it would consist of the members elected by the lower house of the Indian legislature, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स होंगे, and the representatives of the princely states nominated by the rulers। अब आप जानते हैं कि कुछ कुछ स्टेट्स जो थे प्रिंसली स्टेट्स थे, मीन्स तब भी उधर राजा थे और राजा के अंडर था वो स्टेट। भले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल चल रहा था, रूलर था वो स्टेट का वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था, बट स्टिल उधर राजा का रूल चल रहा था ब्रिटिश। सो इट वाज अ प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे और ये रिप्रेजेंटेटिव्स को कौन नॉमिनेट करेगा? द रूलर, जो उधर रूल कर रहे हैं वो नॉमिनेट करेगा और सेंड करेगा दिस ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। एंड इट वुड बी सेट अप टू ड्राफ्ट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप होगा ये एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सेटअप किया जाएगा। ओके। थर्ड पॉइंट है देयर वुड बी अ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स। एनी प्रोविंस दैट वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अलाउड टू ऑब्टेन डोमिनियन स्टेटस सेपरेटली। ओके। तो इधर सेकेंड पॉइंट में कह चुकी कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो जो भी प्रोविंस ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है, इट कैन अटेन अ डोमिनियन स्टेटस। ओके, मीन्स जो मेन इंडियन गवर्नमेंट होगा उसके अंडर में और एक गवर्नमेंट जैसा काम करेगा, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपना लॉ सब चलाएगा। नेक्स्ट है द प्रोविंसेस वुड बी फ्री टू जॉइन द इंडियन यूनियन। मीन्स जो इंडियन यूनियन बनेगा जिसके लिए सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो वो इंडियन यूनियन में जो भी प्रोविंसेस चाहता है, जो भी स्टेट्स चाहता है, ज्वाइन कर सकता है। If they would not join the Indian Federation, they would formulate their own constitution, which could have the same status as the Union of India। तो यूनियन ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अगर कोई स्टेट चाहता है कि मीन्स अगर कोई स्टेट नहीं चाहता कि हम इन्हें ज्वाइन करें, then they can form their own constitution, which will have the same power as the Constitution of India। Understood? Next is an undertaking would be negotiated between His Majesty's government। His Majesty's government का मतलब है जो मीन्स ब्रिटेन गवर्नमेंट और या फिर विंस्टन चर्चिल थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, तो उनका गवर्नमेंट। ओके, बिटवीन हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट मीन्स विंस्टन चर्चिल गवर्नमेंट मीन्स हियर इट बेसिकली वांट्स टू से दैट ब्रिटेन गवर्नमेंट, ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट and the constituent assembly covering all matters arising out of the complete transfer of responsibilities। मीन्स ये अभी क्या है, एक ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो रहा है, तो उसको लेकर एक अंडरटेकिंग नेगोशिएट किया जाएगा। ओके। नेक्स्ट इज प्रोविजंस वुड ऑल्सो बी मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो ऐसे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है, जो रेशियल माइनॉरिटीज है, उन सब के लिए भी प्रोविजंस तैयार करना पड़ेगा। Next, during the critical years of the war, the power of the viceroy would remain as hitherto। hitherto का मतलब है सेम। ओके, तो जब ये वर्ल्ड वॉर चल रहा होगा, जब तक ये खत्म नहीं होगा, तब तक जो वाइसरॉय का पावर था वो सेम ही रहेगा। मीन्स वाइसरॉय का जो पावर है वो वही रहेगा। एंड ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। मीन्स and it's his responsibility, whose, and it's the viceroy's responsibility to protect the country। okay, means वो lead करेगा country को। understood? but the task of organizing the military and material resources of India would be the responsibility of the government of India with the cooperation of the people of India। तो डिफेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइसरॉय को दिया गया, बट वाइसरॉय आर्मी क्रिएट नहीं करेगा, ही वुड नॉट अरेंज पीपल। दीज ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर पुट इन द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म होगा उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि वो सारा मटेरियल प्रोवाइड करे, लोगों को तैयार करे,
आर्मी मीन्स फाइट करने के लिए, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट जो डिफेंस जो आगे रहकर काम करेगा वो वाइसरॉय करेगा। अंडरस्टूड? इस तरह का ये सब प्रोविजन था क्रिप्स मिशन में। बट क्या ये क्रिप्स मिशन सक्सेसफुल हुआ? द आंसर इज नो। Therefore I have written here failure of Cripps mission. Okay, तो let's see Cripps mission क्यों फेल हुआ। फर्स्ट ऑलमोस्ट ऑल पार्टीज, ओके, जितने भी पार्टीज थे, जितने भी सेक्शंस थे, सारे के सारे लोग ये मना कर दिए कि वी वोंट एक्सेप्ट दिस क्रिप्स मिशन। ओके, सबका भले ही अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो, अलग अलग रीजंस हो, बट ऑल ऑफ देम रिजेक्टेड इट। सो लेट्स सी व्हाट वर दोज रीजन। फर्स्ट वन, द क्रिप्स मिशन डिड नॉट ब्रिंग विद इट द प्रॉमिस ऑफ इंडिपेंडेंस इन द near future because they said of dominion status, they never said complete independence, isn't it? तो ये क्रिप्स मिशन एक्सेप्ट करने से ऐसा कोई होप नहीं है कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाएगा नियर फ्यूचर में। ओके, नेक्स्ट इज द प्लान इन्वॉल्व पार्टीशनिंग द कंट्री। यस, क्योंकि ये कह रहे थे जिनको इंडियन यूनियन में नहीं मिलना है, दे कैन फॉर्म देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट, isn't it? So it intended to partition the country, isn't it? The third one is the league opposed the creation of a single union. The proposals did not accept Pakistan specifically. कहीं पर भी ये proposal में पाकिस्तान के बारे में बात नहीं किया गया है particularly. So जो मुस्लिम लीग है वो भी इसे accept नहीं किए। Okay. Now the fourth point is the हिंदू महासभा भी एक पार्टी था। They also rejected it because they feared the partition of the country, जो हम ऑलरेडी कह चुके हैं। ओके, तो हिंदू महासभा क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? बिकॉज दे feared the partition of the country. Then the Sikhs, the Anglo-Indians, the Indian Christians, the labor leaders, they all opposed it because ये जो भी proposal था क्रिप्स मिशन में, इनका सेफ्टी, इनका सिक्योरिटी के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है। ओके, इसीलिए because they did not provide sufficient safeguards for their interest. Understood? Sixth one is the people of the princely states. जो भी princely states के लोग थे, okay, they opposed it. Why? क्योंकि कहा गया था कि constituent assembly के लिए जो members select होंगे princely state से, उसे कौन nominate करेगा? उसे जो ruler है वो जगह का वो nominate करेगा। okay? तो इसीलिए लोग मना कर रहे थे because means they wanted that they will elect the members. Okay, लोगों के लिए constitution बन रहा है, so it should be like the people who are living in those princely states should elect the member, isn't it? But ऐसा नहीं था provision के हिसाब से, proposal के हिसाब से ruler nominate करके भेजेगा, isn't it? इसलिए जो princely states के लोग थे वो लोग भी मना किए। Next है the Congress was opposed to the principle of non-accession of the provinces. गांधी जी opposed the declaration and urged the working committee to reject it. गांधी जी भी मना कर दिया और वर्किंग कमेटी को भी रिजेक्ट करने के लिए कह दिया। महात्मा गांधी described the Cripps proposal as a post-dated check on a failing bank. Understood? Next है the Congress wanted that all subjects, including defense, should be handed over to the national government. अभी हम प्रपोजल में देखें कि डिफेंस किसके हाथ में था? डिफेंस था वाइसरॉय के हाथ में। बट कांग्रेस वांटेड दैट ऑल जितना भी सब्जेक्ट्स है सब नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में ही आए। द कांग्रेस इंसिस्टेड ऑन द इमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ ए नेशनल गवर्नमेंट विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो जिसके पास सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ऐसा ना हो कि काम करने वाला पार्ट गवर्नमेंट को दे दिए और जो आगे से लीड करना है वो वाइसरॉय कर दिया, ऐसा ना हो। ओके, सो दे वांटेड, कांग्रेस वांटेड अ फुल फंक्शनिंग नेशनल गवर्नमेंट, अंडरस्टूड, विथ ऑल द सब्जेक्ट्स अंडर दिस पर्टिकुलर नेशनल गवर्नमेंट। इस तरह का गवर्नमेंट कांग्रेस चाहता था। तो ये सब रीजंस की वजह से जो क्रिप्स मिशन को पूरी तरह से हम रिजेक्ट कर दिए थे। अंडरस्टूड? तो ये हम जो हमारा पहला कॉज है क्विट इंडिया मूवमेंट का, क्रिप्स मिशन का, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे जापानीज थ्रेट के बारे में। तो मैं ऑलरेडी कहते आ रही हूँ कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और हमारा जो जापानीज थ्रेट है वो जापानीज आर्मी इंडिया की तरफ बढ़ रहा था, isn't it? So the war situation really worsened. तो अब इंडियन लीडर्स को भी डर लगने लग गया कि जस्ट बिकॉज ब्रिटिश
हमें रूल कर रहा है, उसी की वजह से हमारे पीपल को ये जापानीज़ आर्मी से लड़ना पड़ेगा। जापानीज़ आर्मी से बहुत सारों का डेथ हो जाएगा। सो जस्ट बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज रूलिंग हियर, this damage is happening, this destruction is happening, isn't it? So they wanted, once this British government is out of our heads, is out of our country, then this danger is also out of our way, isn't it? That was a very correct thing that they understood. Okay, so let's see. The war situation was discouraging in 1942. The Japanese army had already attacked Myanmar. बर्मा लिखा गया है, बर्मा क्या है? म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था। ओके, तो बर्मा को ऑलरेडी वो लोग अटैक कर चुके थे जापानीज आर्मी, और आसाम की तरफ बढ़ रहे थे। तो गांधी जी से ऑब्जर्व किए और उन्होंने कहा कि द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया इज एन इन्विटेशन टू जापान टू इन्वेड इंडिया, देयर विड्रॉल रिमूव्स द बेट, इजंट इट? तो अगर वो लोग चले गए इंडिया से, देन इंडिया का डेंजर भी चला गया, because the Japanese army don't want to attack India, they want to attack the British colonial. So once the British government sets us free, then we are an independent nation, we are not more British colonial. Understood? So next is, the Indian leaders were anxious to save their country from the Japanese invasion, but their slavery was a hindrance. Gandhiji and other leaders were convinced that this situation called for complete independence from the British immediately, isn't it? अगर complete independence Britishers से immediately नहीं मिला, then this attack can happen on India and many Indians will definitely die. क्योंकि जो soldiers थे British army में, वो सब कौन थे? Indian थे ना, means a majority of the soldiers were Indians. So due to this war, many Indians have to face death. Understood? And their families have to suffer. Understood? So they decided to launch a movement calling upon the British to quit India. Okay, so ये है हमारा 2 causes quit India movement का. Okay, so here we will end this video. Next video, ये हमारा part 1 था. part 2 वाले वीडियो में हम क्विट इंडिया रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में और थोड़ा जानेंगे, क्या क्या वो लोग प्रोग्राम सब किए, एंड जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट का सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे. ओके, सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय.